हेलो एवरीवन, आप सब कैसे हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि बहुत अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। मैं आकाश कुमार भड़ाना आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं मेरे प्यारे बच्चों। जैसा आपको पता है कि हमारी 10th क्लास है और 10th क्लास में हम लोग देख रहे थे भारत और समकालीन विश्व। उसी में हमारा पहला चैप्टर चल रहा था यूरोप में राष्ट्रवाद। तो कल हम लोग इसी चैप्टर के अंतर्गत कुछ आपकी टिप्पणियों पर हम लोग आपका बात कर रहे थे, वो आपको जो पता होनी चाहिए, जिन टिप्पणियों में हम लोग आपका पढ़ रहे थे। ठीक, अब आप मुझे सबसे पहले ये बताइए कितने बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने घर से जाकर इसको तैयार किया है। बताइए कितने बच्चे हैं, कितने बच्चों ने पढ़ा है, हाथ खड़ा कीजिए। चलिए, तो सबसे पहले एक एक करके हम सबको लिखेंगे और मैं आपको प्रॉपर समय दूंगा ताकि आप इसको आराम से नोट डाउन करा सकें, पूरे को अच्छे से कॉपी करा सकें। यह आपको ध्यान रखना। तो क्लास 10th का है, ध्यान रखना। और हम लोग करने जा रहे हैं पहली टिप्पणी पर हम लोग आपके अपना बात करेंगे। ठीक है, जोसेफ मेथ्सनी के विषय में हम लोग आपका पढ़ेंगे और एक एक करके हम लोग जो है सारी चीजें हैं इनके विषय में हम लोग देखेंगे। तो ये आपकी टिप्पणी का पूरा फॉर्मेट मैं आपको लिख के लेके आया हूं। ये आपको पता करना और लिखना है कि सबसे पहले जोसेफ मेथ्सनी के बारे में अगर आपसे पूछा जाए तो आपको पता होना चाहिए कौन था। इटालियन एक क्रांतिकारी था, ठीक, जिसने अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है किसको, इटली को एकीकृत करने में। और उसका मानना था कि इंसान एक देश इंसानियत का मूल हिस्सा है और इटली के टुकड़ों टुकड़ों में बटा हुआ है, उसे एकीकृत होना चाहिए। उन्हें एकात्मक इटली राज्य के लिए कार्यक्रम की स्थापना की और उसने यंग इंडिया यूरोप, यंग यूरोप नामक 2 गुप्त सोसाइटी बनाई थी। बहुत कम उम्र का लड़का था, आपको पता होना चाहिए। हो सकता है कि मेथ्सनी द्वारा 2 बनाए गए गुप्त संघ कौन कौन से थे। और इसी तरह उसने समाज में अपने विचारों को फैलाया और इटली गणराज्य की स्थापना करने के लिए अपना योगदान दिया। तो क्लियर है, ये आपका जोसेफ मेथ्सनी के विषय में आपकी टिप्पणी है जो आप इसको लिख सकते हैं एज ए क्वेश्चन आंसर के रूप में। पूरा फॉर्मेट में आपके लिए लाया हूं, लिख लीजिए फिर आगे बढ़ेंगे। हो गया बच्चों, आपने कर लिया कॉपी। जोसेफ मेथ्सनी के विषय में लिखा आपने, देख लिया आप लोगों ने। आगे बढ़ जाए बच्चों। चलिए, अगर आपने ये कर लिया है तो हम लोग इससे आगे बढ़ जाते हैं और एक एक करके इसको लिखेंगे। अभी जो बच्चे कॉपी कर रहे हैं आप कर लीजिए। देखिए, मैं इसलिए आपको पूरा पीपीटी फॉर्मेट में दिखाया हूं ताकि आप ये क्वेश्चन इंपोर्टेंट है, आप इनको महत्ता को समझें और जिस तरह से लिखा आप इस तरह से अगर टिप्पणी लिखते हैं, मैं उम्मीद करता हूं कि आपकी बोर्ड परीक्षा में इनमें से कोई ना कोई टिप्पणी शायद बन जाए और शायद ये पहली वाली ही ना बन जाए। तो इसलिए मैं आपको दिखा रहा हूं पूरा ताकि आप इसको अच्छे से कर सकें, आप इन पर गौर कर सकें, विचार कर सकें। हो गया, चलिए ठीक है, आगे बढ़ जाते हैं। अब देखिए, काउंट कैमिलो दे कूवर के विषय में जो आपकी टिप्पणी है, ये टिप्पणी भी हमारे लिए बड़ी इंपॉर्टेंट है। और इटली कैसे आपका इसमें दिखाया गया है कि जो हमारा इटली है वो कैसे 7 छोटे छोटे आपके राज्यों में बटा हुआ था, ठीक। और कैसे 1831 से 1848 में जो क्रांतिकारी विद्रोह, जो आपके विद्रोह है, उन्होंने कैसे इटली को एकजुट करने में आपके विफल रहे, ठीक। ये देखना है। कर लीजिए कॉपी आप, आराम आराम से अच्छे से लिखिए ताकि कहीं भी आपका मिस्टेक ना हो, वो चीज आपको छूटे ना।
हो गया बच्चों? वहां का जो शासक है, आप उन शासक का नाम जरूर याद रखना है, ठीक? और जो वहां के मुख्यमंत्री बने थे उसके विषय में देखेंगे। देख रहे हैं बच्चों? आगे बढ़ जाएं। देखते चलिए इसे। ऑस्ट्रेलिया और ऑस्ट्रियाई एम्बेबक्स इटली के उत्तरी भाग को मुक्त कर दिया। ये पूरी जानकारी आपको यहां से जो है मिल जाएगी, ठीक? याद रखना, इन पर हम टिप्पणी देख रहे हैं काउंट कैमिलो दे कूबर पर। चलिए बच्चों, चलिए आगे बढ़ जाते हैं और जो आपका दूसरा है उसको लिखते हैं। यूनानी स्वतंत्रता युद्ध। तो यूनानी सफलता एक सफल युद्ध था जिसने यूनानी क्रांतियों ने 1821 से 1829 के बीच ओटोमन अंपायर का मतलब साम्राज्य के खिलाफ लड़ा गया था। तो आपको पता होना चाहिए सबसे पहले कि यूनानी युद्ध किसके लिए हुआ था। तो आप कहेंगे कि जो यूनानी युद्ध है वो ओटोमन जो आपका एम्पायर है उसके खिलाफ कितने सन में आपका लड़ा गया, और यूनानियों को पश्चिमी यूरोप का समर्थन, देशों का समर्थन था। और यूनान का एक बाद में बहुत प्रसिद्ध आपका राजा था प्राचीन समय में, लुई फिलिप्स जो आपके मैसेडोनिया आपके प्रांत के थे, जिनके लड़के थे अलेक्जेंडर यानी कि सिकंदर। ये उसी समय की बात हो रही है, उसके बहुत बाद का समय है यूनान में। हो गया बच्चों? और फिर क्या होता है, एक संधि होती है 1832 में, और बाद में क्या होता है, यूनान को एक स्वतंत्र देश आपका घोषित कर दिया जाता है। क्या बोलते हैं, ट्रीटी ऑफ कंसोटेनीपॉल। हो गया? लास्ट 30 सेकंड, फिर आगे बढ़ जाएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगली वाली जो आपका टिप्पणी है उस पर हम लोग गौर करके आपका एक एक करके हम सबको देख रहे हैं। लिख लीजिए, फ्रैंकफर्ट संसद। तो आपने जर्मन के विषय में जब आपको पढ़ा था और जर्मन के लोग आपका निर्वाचित होकर आए थे और पहली जब असेंबली आपकी चर्च में लगी थी, तो वो आपको याद होना चाहिए, ठीक? और फिर बाद में कैसे जर्मन बना, इसका पूरी कहानी है। तो एक देश जर्मन नेशनल असेंबली थी जो विभिन्न जर्मन क्षेत्र में आए हुए मध्यम वर्गीय पेशेवर, व्यापारी और सम्राट कारगिल द्वारा बनाई गई थी। यह 18 मई 1848 को, डेट ध्यान रखना थोड़ा सा बस इंपॉर्टेंट रहेगा, ठीक? फ्रैंकफर्ट शहर में सेंट पॉल चर्च में आपका बुलाई गई थी। इस सभा ने जर्मन राष्ट्र के लिए एक संविधान का गठन किया। इसके लिए जर्मन जो राष्ट्र है उस राष्ट्र के लिए एक संविधान का आपका गठन किया, जिसका नेतृत्व संसद के अधीन राजतंत्र से होता है। हालांकि इसके अभिजात वर्ग और सेना के विरोध का सामना करना पड़ा। इसके अलावा क्योंकि यहाँ कोई मध्यम वर्ग का नियंत्रण नहीं था, इसलिए इन्हें अपने जनाधार को खो दिया। आप कह रहे हैं अगर ये मिडिल क्लास में कोई आपका इन्वॉल्व रहता, थोड़ी कुछ इसमें जागृति रहती, तो जो इसने अपना जनाधार जो अपना बनाया था ना, उस जनाधार को शायद खो देना, ठीक?
और अंत में 31 मई 1849 को इसमें भाग लेने के लिए आपका मजबूर कर दिया, भंग करने पर इसको मजबूर कर दिया। देख लीजिए, तो इसको लिख लीजिए, फिर आगे बढ़े। हो गया बच्चों? चलिए, हो गया इतना कॉपी, आगे बढ़ जाएं। अभी कुछ शॉर्ट क्वेश्चन है, कुछ लॉन्ग क्वेश्चन बचे हुए हैं। चलिए इसको देख लीजिए। राष्ट्रवादी संघर्ष में महिला की भूमिका को थोड़ा हमें गौर करके देखना है कि जो राष्ट्रवादी संघर्ष हुए हैं उन संघर्षों में महिलाओं का क्या योगदान रहा है, कैसे उन्होंने इन संघर्षों में अपना योगदान दिया है। तो देखिए, राष्ट्रवादी संघर्षों में महिलाओं की भूमिका, क्या भूमिका है ये हमको देखना है। एक तो फ्रांसीसी क्रांति में कलात्मक इतिहास को देखने के लिए निश्चित होता है कि क्रांति में पुरुष व महिलाओं ने बराबर भाग लिया है। कह रहे चाहे जो फ्रांस की क्रांति हुई है, इस फ्रांस की क्रांति में जितना पुरुषों ने भाग लिया है उतना ही आपका महिलाओं ने भी इसमें भाग लिया है। स्वतंत्रता एक महिला के रूप में व्यक्त की जाती है। यूरोप में राष्ट्रवादी गतिविधियों में महिलाओं की पुरुषों के बराबर भागीदारी थी, इसके बावजूद उन्हें राजनीतिक अधिकार नहीं मिले। फ्रेडरिक संसद में महिलाओं को आगंतुकों की गैलरी में खड़े होने के लिए केवल प्रेक्षकों के रूप में ही भर्ती किया गया। कह रहे उन्होंने पूरी राष्ट्रवादी आंदोलन में अपनी सक्रियता दिखाई, स्वतंत्रता के लिए उन्होंने काम किया, लेकिन जैसे ही संसद चुनी गई कोई भी महिला वहां नहीं आई, बल्कि महिलाओं को क्या कर दिया, आप आगंतुक जो गेस्ट होते हैं आप केवल देखने के लिए खड़ा कर दिया। मैंने आपको एक इमेज दिखाई थी और उसमें दिखाया था कि महिला कैसे खड़े हुए हैं, यानी कि इतना कुछ करने के बाद भी महिलाओं को जो राजनीतिक अधिकार थे, पॉलिटिकल जो राइट्स थे, वो आपका उनको नहीं मिले। ठीक, यही कारण था कि उन्हें गैलरी में खड़े होने के लिए केवल रूप से उनको भर्ती किया गया। क्या आप उनको देख सकते हैं? बस एक गतिविधियों में महिलाओं की पुरुषों के बराबर की भागीदारी थी, इसके बावजूद उन्हें राजनीतिक अधिकार नहीं मिले। फ्रेडरिक संसद में आगंतुक गैलरी में खड़े होने के रूप में भर्ती किया गया। अब देखिए ये स्थिति रही। लिख लीजिए इसको। हो गया बच्चों? चलिए आगे बढ़ते हैं और जो अगले क्वेश्चन है उनको देखते हैं। जैसे इसका पहला क्वेश्चन तो जो था मेरे प्यारे बच्चों वो हमने यही थे जो आपकी टिप्पणियां थी। दूसरा क्वेश्चन देखिए, फ्रांसीसी लोगों के बीच सामूहिक पहचान का भाव पैदा करने के लिए फ्रांसीसी क्रांतिकारियों ने क्या कदम उठाए। अब हमको ये देखना है कि कैसे फ्रांसीसी लोगों के बीच क्रांति की भावना पैदा हो, इसके लिए वहां के लोगों द्वारा क्या कार्य किए गए कि लोगों में क्या आ जाए, क्रांतिकारी की भावना जागृत हो जाए। तो उसके लिए उन्होंने क्या लिखा है कि फ्रांसीसी क्रांतिकारियों ने फ्रांसीसी लोगों के बीच सामूहिक पहचान की भावना पैदा करने के लिए कई महत्वपूर्ण कदम उठाए, जैसे ला पेट्री यानी कि पैतृक भूमि और सीलोटियन यानी कि नागरिकों के विचार में एक संविधान के तहत समान अधिकारों का आनंद लेने वाले एकजुट समुदाय की धारणाओं को लोकप्रिय बनाया। एक नया फ्रांसीसी ध्वज शाही मानक का बदल गया और स्टेटस जनरल का नाम बदलकर नेशनल असेंबली कर दिया गया और उस प्रक्रिया नागरिकों का एक समूह चयन किया गया। एक केंद्रीय प्रशासनिक प्रणाली ने पूरे राष्ट्र के लिए समान कानून बनाए और क्षेत्रीय बोलियों को राष्ट्रीय भावना के रूप में फ्रांसीसी के पक्ष में हतोत्साहित कर दिया। क्लियर है? इसको देखिए,
इस तरह से क्या हुआ, उन लोगों ने फ्रांसीसी जो क्रांतिकारी उन्होंने क्या करा, लोगों के बीच क्या है भावना को आपका जागृत किया। ठीक, ये थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है। चलिए इनको पढ़ लीजिए। और उन्होंने अपने यहाँ का जो स्टेट जनरल था उनके असेंबली जो उसका नाम भी बदल कर उन्होंने नेशनल असेंबली कर दिया। देखिए हो गया बच्चों, आगे बढ़ जाएं। अगर कॉपी कर लिया है तो जल्दी बोलिए। चलिए अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं और इसको अच्छे से कॉपी करेंगे। देख लीजिए, मरियान और जर्मेनिया कौन थे, जिस तरह उन्होंने चित्रित किया गया था उसका क्या महत्व था। तो पढ़ लीजिए, आपको सामने साफ हो जाएगा कि क्या संबंधित थी। तो महिला छवि की थी ये, ठीक, इनकी महिला छवि थी जर्मन राष्ट्र में। और क्या कर रही थी, स्वतंत्रता और गणता के आदर्शों के लिए व्यक्ति के रूप में खड़े थे। किसकी बात कर रही थी, ये आपको पता होना चाहिए। ये बात कर रही थी स्वतंत्रता की और गणतंत्र के रूप की। ये आपको ध्यान देना है। जिस तरह उन्हें चित्रित किया गया था उसका महत्व इस तथ्य में कि जनता इनके प्रतीकात्मक अर्थ से पहचान कर सकती है और उन्हें उनमें राष्ट्रीय एकता की भावना पैदा होगी। और इसी से क्या होगी कि जो राष्ट्रीय एकता है उसकी भावना पैदा होगी। हो गया बच्चों। इसी के साथ दूसरा क्वेश्चन है, जर्मन एकीकरण की प्रक्रिया के संक्षेप में पता लगाइए। तो आपको पता होगा जर्मन का एकीकरण 1848 में उदारवादी मध्यम वर्ग जर्मनी की हार के बाद ही क्या हुआ, पर्सिया द्वारा जारी रखा गया। और 1848 में इसके मुख्यमंत्री ओटो वान बिस्मार्क ने पर्सिया की सेना की मदद से इस प्रक्रिया को अंजाम दिया। 7 वर्षों में पर्सिया ने ऑस्ट्रिया, डेनमार्क और फ्रांस के साथ 3 युद्ध लड़े। इन तीनों युद्ध का समापन पर्सिया की जीत और जर्मन का एकीकरण हुआ। पर्सिया राजा विलियम को जनवरी 1831 में वर्साय में जर्मन सम्राट घोषित कर दिया गया। इन तीनों देश को हराया था, ठीक, युद्ध लड़ा और फिर क्या हुआ, इसी के जीत के साथ जर्मन का एकीकरण हुआ। तो क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 4 आपके समक्ष, ठीक। देखिए हो गया। कर लिया बच्चों। चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए। इसमें आप एक बार अपने शासन वाले क्षेत्रों में शासन व्यवस्था को ज्यादा कुशल बनाने के लिए नेपोलियन ने क्या बदलाव किए, देख लीजिए। तो नेपोलियन ने प्रशासनिक व्यवस्था को उसके द्वारा शासित क्षेत्र में अधिक कुशल बनाने के लिए कई बदलाव किए। उन्हें 1850 में सिविलियन कोड तैयार किया जिसे नेपोलियन कोड के नाम से जाना जाता था। इस जन्म के आधार पर विशेषाधिकार के साथ दूर किया। इसी कानून ने कानून के साथ समता शांति स्थापित की और संपत्ति का अधिकार भी हासिल किया। नेपोलियन ने प्रशासनिक विभाजन को छोटा कर दिया और सीमंत व्यवस्था को समाप्त करा और किसानों के मुनावादी बाकायदा राशि और अधिपत से मुक्त कराया। परिवहन और संचार की सुविधा भी में इन सब में आपका सुधार किया। तो ये चीज था नेपोलियन ने जो आपका मेन आपके बदलाव किए थे, आप इनको इसमें देख सकते हैं। क्लियर है, देख लीजिए क्वेश्चन नंबर 5 को।
हो गया बच्चों कॉपी? चलिए बच्चों, देख लिया आप सबने? हो गया बच्चों कॉपी? चलिए, मैं उम्मीद करता हूं कि मेरे प्यारे बच्चों ने अच्छे से कॉपी कर लिया होगा, अच्छे से सारे क्वेश्चंस को देख लिया होगा। तो टोटल हम लोग 4 टिप्पणी और 5 क्वेश्चन हम लोग कर पाए। अगर मैं आपको बोर्ड पर लिख कर बताता तो मेरे बच्चों अभी सारी मुश्किल से आपकी टिप्पणियां ही होती। क्लियर है? तो इसी फॉर्मेट में हम लोग देखेंगे क्वेश्चन आंसर को। तो फिलहाल आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट आपके लेक्चर में। तब तक के लिए अपने चैप्टर का रिवीजन करिए और इन क्वेश्चन आंसर को अच्छे से पढ़िए। क्लियर है मेरे प्यारे बच्चों? चलिए, जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।